हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग संधि के बारे में पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण का जो तीसरा चैप्टर है उसमें हम लोग पहले ही 3 लेक्चर कर चुके हैं। और ये आज का जो वीडियो है वो विसर्ग संधि पे होने वाला है और वो आज आखिरी संधि का ही आखिरी लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए आज हम जानने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, है ना। इसके कितने नियम होते हैं। ठीक है, और इसके मतलब विसर्ग संधि को पहचानने का तरीका, बनाने का तरीका, ठीक है, तो इस सब के बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए बिना कोई समय गवाए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं संधि का। हिंदी व्याकरण का ये तीसरा चैप्टर है संधि। उसमें हम लोग स्वर संधि, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज है इसका तीसरा टॉपिक जिसका नाम है संधि का तीसरा टॉपिक जिसका नाम है विसर्ग संधि। और ये चौथा लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे और यही एक आखिरी वीडियो है संधि के ऊपर। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए विसर्ग संधि किसे कहते हैं। ठीक, विसर्ग संधि कहते हैं तो एक बार सोचिए। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग जो है और आपने लास्ट में जो है अंग पढ़े होंगे, नहीं अंग पढ़े है ना। हमको लगता है कि आप लोग पढ़े हैं, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अंग और इसको बोला जाता है अंशुवार और इसको बोला जाता है विसर्ग। ठीक, ये जो लास्ट में जो बोला है नहीं, इसे बोला जाता है विसर्ग का चिन्ह। क्या? विसर्ग का चिन्ह। आज जो भी बात होने वाला है दो बिंदु के ऊपर बात है, ये दोनों के बारे में बात होने वाली है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं कि विसर्ग के बाद, विसर्ग संधि के बारे में कि क्या बताया गया है कि विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए कि विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, क्या उन दोनों के परस्पर मेल से, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के, यानी विसर्ग के बाद स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, उस दोनों की परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। तो उसका कुछ एग्जाम्पल है, आइए हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हमको समझ में आता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या बोला है कि विसर्ग के बाद, यानी कि ये विसर्ग है, इसके बाद या तो स्वर आए अथवा व्यंजन। तो देखिए चौ है, क्या है? चौ। जो ये कौन सा वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण है। तो देखिए निस नि प्लस चय क्या होता है? निश्चय। यहाँ देखिए नि प्लस छल ये भी विसर्ग है। इसके बाद क्या है? व्यंजन वर्ण। तो नि प्लस छल क्या आता है? निश्चल। दुर् प्लस गम क्या आता है? दुर्गम। ठीक है, ये हम आपको ये बता रहे हैं कि ये विसर्ग के बाद आ सकते हैं। स्वर वर्ण आना या व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण आना नहीं। चतुर प्लस पाद क्या होता है? चतुष्पाद। तो आप लोग अभी तक जान गए कि विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए उससे जो मेल से जो उसके मेल से जो संधि बनता है उसे हम बोलते हैं विसर्ग संधि, नहीं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल भी देख ले। अब हम आगे चलते हैं इसके नियम के बारे में। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मिटा दे इसको। तो चलिए आप लोगों ने विसर्ग संधि के बारे में जाना, तो अब हम लोग जानने वाले हैं विसर्ग संधि का पहला नियम के बारे में। ठीक है, हम आपको इस टॉपिक में जो भी नियम बताएं और जितना ही बताएं तो आपको उतना ही ध्यान रखना है। ठीक, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, जितना बताएंगे उसको आराम से आप ध्यान रखिएगा ना। तो विसर्ग संधि के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे बताएंगे आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये पहाड़ बहुत ज्यादा घबरा रहा है। चलिए क्या होता है कि विसर्ग का तालव्य स्व मूर्धन्य स्व दंत स्व में परिवर्तन। क्या? विसर्ग का तालव्य स्व मूर्धन्य स्व और दंत स्व में क्या होता है? परिवर्तन। देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि विसर्ग के बाद अगर चौ या छ आए तो वो तालव्य स्व में बदल जाएगा। अभी आपको जितना बता रहे उतना देखिए। ठीक है, कि विसर्ग के बाद अगर चौ या छ आए तो वो तालव्य स्व में बदल जाता है। ठीक है,
अगर विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो वो मूर्धन स में बदल जाता है, और अगर विसर्ग के बाद त या थ आए तो वो दंत स्व में बदल जाता है। ठीक, आइए जानते हैं कैसे। देखिए, नि प्लस च, तो क्या बोल रहा है कि विसर्ग के बाद अगर च आएगा तो क्या चीज में बदल जाएगा, तलाक स्व में। तो नि प्लस च क्या हो जाएगा, निश्चय। देखिए, हम इसीलिए इसमें हलंत लगा दिए हैं, क्या हलंत लगा दिए हैं, क्योंकि नि के बाद च आ रहा है। हलंत लगाने का मतलब क्या हो जाता है, आधा स्व, है ना, आपको ही मालूम होगा, इसलिए इसमें आधा स्व का उपयोग हुआ है। नि प्लस छल क्या हो जाएगा, निश्चल। क्यों, क्योंकि विसर्ग के बाद जो है छ आ रहा है, विसर्ग के बाद अगर छ च या छ आएगा तो क्या में बदल जाता है, तलाक स्व में। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, निस प्लस सॉरी नि प्लस छल क्या हो जाएगा, निश्चल। अब देखिए, नि प्लस तेज, अब क्या आ रहा है, तो आ रहा है, नहीं क्या आ रहा है, तो आ रहा है। तो विसर्ग के बाद अगर तो आए तो क्या हो जाता है, विसर्ग की जगह पे तो मूर्धन सॉरी दंत स्व क्या हो जाता है, दंत स्व। इसलिए नि प्लस तेज, इसको जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, निस्तेज। विसर्ग की जगह पे क्या आधा स्व आएगा, हो जाएगा निस्तेज। नमक प्लस ते, तो त की जगह पे विसर्ग के बाद क्या आया है, तो आया है, तो ये तो जो है क्या चीज में बदल जाएगा, सॉरी विसर्ग जो है क्या चीज बदल जाएगा, दंत स्व में। नहीं, क्या हो जाएगा, नमः, नमः प्लस ते क्या हो जाएगा, नमस्ते। नि प्लस फूल, अगर फ आया है तो ध्यान दीजिए कि विसर्ग के बाद अगर फ आएगा तो ऊ वाला विसर्ग जो है वो मूर्धन स्व में बदल जाता है, नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, निष्ठुर। नि प्लस फूल क्या हो जाता है, निष्ठुर। हेलो, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए एक बार इसको देख लीजिए और फिर इसको मिटा दें। ठीक है, मिटा दें। तो चलिए, अभी आप लोगों ने पहला नियम जाना, ठीक है, अब हम दूसरे नियम की ओर चलते हैं। दूसरे नियम में क्या बोल रहे हैं, देखिए, हम ये जो नियम लिखा है ना, ये आपके समझने के लिए, ठीक है, हम आपको जो कि आप जब ये पढ़िएगा लाइन तो आपको समझ में आ जाए, ठीक, और हम तो है ये समझाने के लिए। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, कि विसर्ग के बाद क या ख, ठीक है, क्या क या ख अथवा प या फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मास्टर जी क्या बोल दिए हैं, देखिए, एगो कोना में जगह बना लेते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद अगर क या ख आ जाए, मतलब क ख आ जाए, या फिर प या फ आ जाए, प फ आ जाए, अगर समझ में, अगर विसर्ग के बाद ई आ जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। इस नियम के अनुसार फिर से ध्यान देखिए, विसर्ग के बाद अगर क या ख आता है या फिर प या फ आता है, क्या विसर्ग के बाद क ख प फ, अगर ये चार को आएगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। इस नियम के अनुसार अगर विसर्ग के बाद क ख प फ व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो जैसा था वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में समझिए कि रजत प्लस कम, अब देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया है, क आया है, तो रूल क्या बताता है कि विसर्ग के बाद अगर क ख प फ ये चारों में से कुछ आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो जैसा था उसको वैसे ही हम लिख देंगे। आ रहा समझ में, तो रजत प्लस कण क्या हो जाएगा, रजत कण। अंतः प्लस करण क्या हो जाएगा, अंतःकरण। प्रातः प्लस काल क्या हो जाएगा, प्रातः काल। अंतः प्लस पूर्व क्या हो जाएगा, अंतःपूर्व। ठीक है, सब ये सब समझ में आ रहा है, एकदम छोटा सा टॉपिक था ये, ठीक है। इसको मिटा दे, अगर आप सबको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए एक बार। तो पिछला नियम हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा नियम, अब हम पढ़ेंगे तीसरा नियम, ठीक है। इस नियम में क्या बता था, बहुत ही छोटा सा नियम है ये, कि क्या बता रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, कि अगर विसर्ग से पहले हर्ष ई या हर्षु उ आए, क्या बोला जा रहा है कि अगर विसर्ग से पहले हर्षि ई या हर्षु उ आए तो विसर्ग जो है वो मूर्धन स्व में बदल जाता है। छोटा सा नियम है ना, क्या बता, मतलब बोला जा रहा है इस नियम के अनुसार कि विसर्ग से पहले अगर हर्षि ई आए या हर्षु उ आए, क्या
हर्ष ई आए या हर्ष उ आए तो उ वाला विसर्ग जो है वो मूर्धन स्व में बदल जाता है। क्या चीज में बदल जाता है? मूर्धन स्व में बदल जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, नि प्लस कपट। अब एक बार ध्यान दीजिएगा कि इधर क्या आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, उस साइड क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर विसर्ग से पहले हर्ष या हर्ष उ आए तो विसर्ग को हम मूर्धन स्व में बदलते हैं। आ रहा है समझ में? नि प्लस कपट क्या हो जाएगा? निष्कपट। दु प्लस कर क्या हो जाएगा? दुष्कर। निह प्लस पाप क्या हो जाएगा? निष्पाप। चतुर प्लस पाद क्या हो जाएगा? चतुष्पाद। निह प्लस फल क्या हो जाएगा? निष्फल। ठीक है, क्या बोला जा रहा है ये नियम के अनुसार कि अगर विसर्ग से पहले, बाद में कुछ छोड़े मतलब नहीं है, विसर्ग से पहले अगर हर्ष ई आए या हर्ष उ आए तो वो विसर्ग जो है वो मूर्धन स्व में बदल जाता है। ठीक है, आई होप आप सब लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा दे इसको। तो आप लोगों ने पिछला स्लाइड उतार लिया। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे विसर्ग संधि के अगला नियम, चौथा नियम के बारे में। ठीक है, इस नियम में हमको क्या कहा जा रहा है आइए हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए कि यदि यदि विसर्ग के पहले अ हो, क्या हो? अ हो, अ हो तथा उसके बाद कोई घोष व्यंजन, क्या बोला जा रहा है? उसके बाद कोई घोष व्यंजन हो तो अ का जो है वो ओ में बदल जाता है। क्या अ का क्या चीज बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, अ का क्या चीज बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा गुंडा कौन है? तो वह घोष व्यंजन, क्योंकि इसमें से 70 to 80% आदमी को यही मालूम नहीं होगा कि घोष व्यंजन कहते हैं किसको। ठीक है, तो चलिए हम कुछ लिखते हैं और संकर। ठीक है, तो देखिए घोष व्यंजन हम उसे कहते हैं जो व्यंजन वर्ण के तीसरा, चौथा और पांचवा नंबर पे आता है। क्या? व्यंजन वर्ण के तीसरा, चौथा और पांचवा नंबर पे आता है। यहाँ से इसमें तीसरा चौथा, तीसरा चौथा कहाँ से? 1 2 3 4 5, 1 2 4 और 5। तो घोष व्यंजन जो तीसरा, चौथा और पांचवा नंबर पे आता है उसे क्या बोलते हैं? घोष व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि चौथा पद में जाइए तो च छ ज झ य, तो कौन कौन सा हो जाएगा? ज छ और य, ये तीनों से क्या हो जाएगा? घोष व्यंजन हो जाएगा। नहीं, घोष व्यंजन किसको बोलेंगे हम? जो तीसरा, चौथा और पांचवा नंबर पे हो और उसके अलावा य र ल व और ह को जो है घोष व्यंजन की कैटेगरी में गिना जाता है। ऐसे मतलब घोष व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन वर्ण के तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान पे हो अथवा य र ल व और ह। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? घोष व्यंजन। ठीक, ये समझ में आ गया। तो चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं नियम। क्या बोला जा रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले क्या हो? अ हो तथा उसके बाद कोई भी घोष व्यंजन आए, कोई भी, ठीक है, कोई भी घोष व्यंजन आए तो अ जो है वो ओ में बदल जाता है। ओ क्या चीज में बदल जाता है? अ जो है ओ में बदल जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब से कर दी, देखिए विसर्ग से पहले क्या है? अ आ रहा है, ध में क्या है? और छिपा हुआ है ना, अ आ रहा है। ठीक है, और ये क्या है? गति। क्या है? गति। और ई वाला ब जो है इसे तो हम बोलेंगे ना घोष व्यंजन जी। क्या है? क्या है कि ये तीसरा नंबर पे है। क ख ग क्या चीज में? तीसरा नंबर पे है, इसे हम क्या बोलेंगे? घोष व्यंजन। तो ई जो है विसर्ग ओ में बदल जाएगा। क्या चीज में? ओ में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अतः सॉरी, अथा प्लस गति क्या हो जाएगा? अधोगति। ठीक है, उसी प्रकार पय प्लस द क्या हो जाएगा? पयोद। पय प्लस द क्या हो जाएगा? पयोद। क्यों? क्योंकि ये विसर्ग जो है उससे पहले आ रहा है है ना, अ छिपा हुआ है, और द जो है घोष व्यंजन। क्या है ये? घोष व्यंजन। आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि सर इसमें कभी य बोलेंगे इसको, इसमें विसर्ग के पहले स्वर वर्ण मतलब अ आता है, ये कैसे पता चले? तो हमको ये पता नहीं करना है, हमको ये देखना है कि विसर्ग के बाद क्या है। ठीक है, विसर्ग के बाद अगर ग मान के चले घ आ रहा है या फिर ज आ रहा है या झ आ रहा है, नहीं, तब हम जाकर के देखेंगे कि हाँ क्या है,
ये बदल जाएगा, क्या में ओ में बदल जाएगा। ठीक है, इस साइड में देखना, इस साइड देखना है कि घोष बंधन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पय प्लस क्या हो जाएगा, पयोल, मन प्लस योग क्या हो जाएगा, मनोयोग। ठीक है, क्या मनोयोग, तेज प्लस मय क्या हो जाएगा, तेजोमय, और मन प्लस रथ क्या हो जाएगा, मनोरथ। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर इसमें समझने में कुछ दिक्कत हो रहा है आपको, कमेंट में बोल जाएगा कि मास्टर साहब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको अगला लेक्चर में फिर से इसको समझा दें। ठीक है, चलिए इसको उतार दीजिए। चलिए, तो आप लोग जो है वो चौथा नियम पढ़ लिया और हम जानेंगे पांचवें नियम के बारे में। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ कर, क्या विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो आंख बंद करके वो विसर्ग जो है वो र में बदल जाता है। ठीक है, क्या विसर्ग जो क्या में बदल जाता है, र में बदल जाता है। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है वो इससे कोई मतलब नहीं, उससे पहले क्या आ रहा है उससे मतलब। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये दुह, दुह में क्या विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, हर्षु आ रहा है ना, उसके बाद क्या आ रहा है इससे मतलब नहीं है। विसर्ग से पहले हर्षु आ रहा है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग जो है वो र में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दुह प्लस भाग्य क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य। निह प्लस गुण निर्गुण, क्यों, क्योंकि विसर्ग से पहले अगर से ई आ रहा है इसलिए क्या चीज बदल जाएगा, निर्गुण में। वही प्लस मुख क्या हो जाएगा, बहिर्मुख। ठीक है, दुर्ग प्लस गम क्या हो जाएगा, दुर्गम क्या हो जाएगा, दुर्गम। आई होप ये आप सबको समझ में आ होगा, फटाफट इसको उतार लिखिए। चलिए हम लोग अब अगला नियम के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये विसर्ग संधि का आखिरी नियम है। ठीक है, इसके बाद आज का क्लास खत्म। ठीक, तो आइए जानते हैं कि इस नियम में कहता क्या है कि यदि यदि विसर्ग के आगे र, विसर्ग के आगे र, विसर्ग के आगे विसर्ग है तो इसके आगे र, विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि विसर्ग जो है वो मिट जाता है, बर्बाद हो जाता है, आना समझ में, लोप हो जाता है। और उसके पहले का हर्षी यानी कि ईश्वर, उसके पहले का जो ईश्वर है यानी ये हर्षी आ रहा है, हर्षी मान के चलो हर्षु आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है। क्या में दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, नि प्लस रो क्या हो जाएगा, निरोध। लेकिन क्या हो जाएगा, दीर्घी में आ जाएगा, नहीं हर्षी था दीर्घ में बदल गया। निह प्लस रस क्या हो जाएगा, नीरस। निह प्लस रस क्या हो जाएगा, नीरज। निह प्लस रब क्या हो जाएगा, नीरव। नीरव मोदी नहीं, तो निह प्लस रब क्या हो जाएगा, नीरव। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और हम अगला लेक्चर जो है बिहार बोर्ड में संधि से जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना उसके ऊपर बनाएंगे। ठीक, प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपका जो संधि के प्रति डर है वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय।